नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने मौदहा कस्बे के रहमानिया मकतब में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की और इस बैठक में वक्फ संशोधन बिल की हकीकत साझा भी की और उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधन गरीब और शोषित मुस्लिम वर्ग के हित में है। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर 5 स्टार होटल बनाए हैं, जबकि जरूरतमंद मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिला। अब संशोधन बिल के बाद वक्फ संपत्तियों का उपयोग मेडिकल कॉलेज, संस्थान और गरीबों के लिए आवास बनाने में किया जाएगा। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है, जहां राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किसान महापंचायत और पगड़ी विवाद को लेकर अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर कटाक्ष और गैर जिम्मेदाराना बयान समाज को बांटने का काम करते हैं, जिससे सभी को बचना चाहिए। 2 मई को किसान आक्रोश रैली के दौरान राकेश टिकैत का विरोध हुआ था और पगड़ी गिरने की घटना ने तूल पकड़ा। इसके बाद बीकेयू ने किसान मजदूर सम्मान महापंचायत का आयोजन भी किया और अब महापंचायत के बाद 2 खेमे आमने सामने नजर आ रहे हैं और इस पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने मुजफ्फरनगर आवास पर कहा कि हमें सामूहिक रूप से देश हित में सोचना चाहिए और पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राकेश और नरेश टिकैत का वो सम्मान करते हैं। पूरे मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तान की पूरी तर्ज पर एक जन आक्रोश रैली हुई, जिसमें समाज के सब लोग थे, सब वर्गों के लोग थे, व्यापारी, सामाजिक संगठन और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। उसके ऊपर निश्चित रूप से सबने एक मत से एक आक्रोश लेकर के पाकिस्तान के विरुद्ध अपनी बातें कही, आक्रोश जताया, अपना वक्तव्य दिया और सबने एक मत से आतंकवाद कैसे समाप्त हो, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद, उस पर हमला बोलने का सबने काम किया। पूरे मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तान की बढ़ते आगे, बिजनौर के रेहर थाना क्षेत्र के जंगलों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब गुलदार ने 2 बाइक सवारों पर अचानक हमला कर दिया और इस हमले में एक युवक और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें पहले सीएचसी में भर्ती कराया गया और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गुलदार अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुका है और कई लोगों को घायल कर चुका है। हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कैसे हैकर को रंगे हाथों पकड़ा, जो एटीएम हैक कर हर दिन 1.5 से 2 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी कर रहा था। आरोपी एक कार्ड के बदले लोगों को सिर्फ 1,000 रुपए देता था और खुद कार्ड का इस्तेमाल कर मोटी रकम निकालता था। पुलिस को लंबे समय से इस गिरोह की तलाश थी और अब आरोपी के पास से 40 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं और वही मामले में आगे की जांच जारी है। बढ़ते आगे, हमीरपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक ई रिक्शा चालक शराब के नशे में स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में चालक अपने एक शराबी दोस्त को ई रिक्शा की छत पर लटाकर पूरे शहर में घुमा रहा है और ये न सिर्फ यातायात नियमों की खुली धज्जियां उड़ाता है, बल्कि राह चलते लोगों की जान को भी गंभीर खतरे में डालता है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान कहीं भी ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखी। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हमीरपुर जिला मुख्यालय का है और अब इस हरकत पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबरों में बढ़ते आगे, कासगंज के पटियाली क्षेत्र के गांव दयोरिया में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब चोरी की जांच के लिए पहुंचे पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच हाथापाई तक हो गया और इसी बीच पटियाली के सीओ राजकुमार पांडे का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वे एक ग्रामीण को जमीन पर गिराकर पीटते हुए नजर आ रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि घरों में तोड़फोड़ भी की है। कई लोग घायल भी हुए हैं। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि सीओ राजकुमार पांडे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिए गए हैं।
बढ़ते आगे, बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। तहसील आंवला की गांव मानौना की रहने वाली शबीना पिछले 6 दिनों से एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी। शबीना का आरोप है बिना किसी आय और जमीन जायदाद के बावजूद उसे आंगनबाड़ी की नौकरी नहीं दी गई है, जबकि एक अपात्र महिला को फर्जी तरीके से नियुक्त कर दिया गया है। शबीना का कहना है कि जिस महिला को नौकरी दी गई उसके पति इंटर कॉलेज में टीचर है और उनके पास जमीन जायदाद भी है। और इस महिला के लिए लेखपाल अमित सक्सेना ने कथित रूप से पैसे लेकर फर्जी आय प्रमाण पत्र भी तैयार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जांच समिति ने भी मामले को दबाने की कोशिश की और गलत रिपोर्ट दी। जब इस विषय पर एसडीएम आंवला नन्हे राम से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जांच की जा रही है। समस्या आय प्रमाण पत्र के संबंध में हमारे गांव की महिला सबनम के पति के नाम जमीन है और सबनम के पति सईदा बेगम इंटर कॉलेज मनौना में अध्यापक हैं और सबनम का 2 मंजिल पक्का घर बना हुआ है। सबनम के पति की 46,000 रुपये की औला गांव के औला तहसील पर अमित सक्सेना लेखपाल ने 46,000 रुपये की आय बनाई है और हमारी माँ विधवा हैं, हम गरीब हैं, हमारी भी 46,000 रुपये की आय बनाई है, जो कि गलत है। मामला ये आय प्रमाण पत्र के संबंध में है। ये क्या है, पूरी बात बताइए। ये मनौना गांव में अमजदी बेगम हैं, वो विधवा महिला हैं और उनके पास एक बिस्सा ज़मीन नहीं है और केवल एक कमरा है पक्का, वो भी सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है उन्हें। उनकी 46,000 रुपये की आय प्रमाण पत्र लेखपाल अमित सक्सेना ने बनाया है। ये 46,000 रुपये वार्षिक का। और जो हम बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, ये अमजदी बेगम और जो महिला हमारे गाँव की सबनम नाम की महिला हैं, उनके पति हैं इसरार अहमद। समस्या आय प्रमाण पत्र के संबंध में हमारे गांव की महिला सबनम के पति के नाम जमीन है और सबनम के पति सईदा बेगम इंटर कॉलेज मनौना में अध्यापक हैं। बढ़ते आगे, हमीरपुर के मौधा कस्बे के मालिक हुआ चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और रसोई गैस सिलेंडर तक जा पहुंची और तेज धमाके के साथ सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और किराए पर रहने वाले 7 परिवारों को जान बचाकर भागना पड़ा। घर से कुल 6 सिलेंडर निकाले गए। उस मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे रहे, जबकि घटनास्थल पर अब भारी संख्या में तमाशबीनों की भीड़ जरूर देखने को मिली। बढ़ते आगे, चंदौली के डीडीओ जंक्शन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यार्ड में खड़ी एक कोयला लदी मालगाड़ी की बोगी में अचानक आग लगी और धुआं उठता देख रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल आग लगने की वजह भीषण गर्मी माना जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आग लगी है कोयले के बोगी में जो है, अब वो बुझाया जा रहा है। कुछ जानकारी है कैसे आग लगी है? जानकारी इनके द्वारा जो है, यहाँ के आरपीएफ कंट्रोल द्वारा जो दिया गया हमारे कंट्रोल को जो है, और कि कोयले की बोगी में आग लगी हुई है। तो घटनास्थल पर यूनिट हमारी पहुँची है और समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पे। ये बिजली की सप्लाई जो है बंद नहीं होती है, हम लोग रिस्क लेने के लिए आग बुताना संभव नहीं होता है और समस्याएँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इनके द्वारा हमेशा से हम लोग जानकारी दी जाती है, हमेशा से बताया जाता है। बात करके आने के बाद भी जो है हम लोग यहाँ पर वेट करना पड़ता है आधे घंटे पौना घंटा तक। आग लगी है कोयले के बोगी में जो है, अब वो बुझाया जा रहा है। कुछ खबरों में बढ़ते आएंगे, कन्नौज के गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के तहसियापुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव के खेत में दलित महिला किसान का शव शत विशत अवस्था में पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से महिला के चेहरे पर कई वार किए गए। वारदात की कहानी मिलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, कौशाम्बी जिले के पीपरी थाना क्षेत्र स्थित गंगुआ के बाग रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि बारात से वापस लौट रहे स्कॉर्पियो कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है।
आपको बताते हैं कि हादसे के बाद कार में फंसे युवक को निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। वहीं घायल युवक को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं इस दर्दनाक हादसे से गांव में शोक की लहर है। बढ़ते आगे, मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना मांड क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि आगरा की ओर जा रही सफारी गाड़ी किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई और जिसके बाद गाड़ी पलट गई और इस हादसे में सफारी कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के दौरान एक महिला पूजा और सुमित के अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। पूजा गौर सिटी की निवासी थी, जबकि सुमित बिहार के दरभंगा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे में घायल अन्य सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताते चले कि हादसा नोएडा से आगरा जाते समय माइलस्टोन 98 के पास हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस भीषण हादसे की वजह से जो इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। खबरों में बढ़ते आगे, उन्नाव जिले के और आज थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से गोरखपुर जा रही एक प्राइवेट लग्जरी बस 264 माइलस्टोन पर आगे चल रहे ट्रोले से जा भिड़ी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इस हादसे में बस चालक हरेंद्र, जो पंजाब का रहने वाला था, उसकी भी मौत मौके पर ही हो गई। वहीं बस में सवार कुल 27 यात्री घायल भी हुए, जिनमें से 11 की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से लव जिहाद से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर अंश राजपूत नाम से हिंदू युवती से संपर्क बनाने वाला युवक असल में नोमान निकला। युवती ने हिंदू रीति रिवाज से सगाई करने के बाद जब उससे गायत्री मंत्र सुनाने को कहा गया तो सच्चाई सामने आ गई। आरोपी नोमान ने एक सर्राफा दुकान से गहने खरीदने के लिए चेक दिया, जो बाउंस हो गया और इसी मामले में जब पुलिस जांच शुरू हुई तो युवक की असलियत सामने आई। कुशीनगर निवासी आरोपी ने युवती से लाखों रुपए होने की बात कर झांसा भी दिया और हिरासत में लेने के बाद युवक बार बार धर्म परिवर्तन की बात कर रहा। मेरठी थाना प्रभारी के अनुसार जांच के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हाँ, ये नोमान अंसारी पुत्र कासिम अंसारी थाना कसिया जनपद कुशीनगर का निवासी है। पिछले 4 महीने में गड़िया गांव पड़ता थाना मेरठी का यहाँ नाम और धर्म छुपाकर रह रहा था। ये अंश राजपूत पुत्र श्री राजेश राजपूत के नाम से बनकर ये यहाँ रह रहा था, लेकिन बाद में इसमें और गहराई से पूछताछ की गई तो इसका असली नाम अंश राजपूत नहीं बल्कि नोमान अंसारी पुत्र श्री कासिम अंसारी कसिया जनपद कुशीनगर निवासी है। इसने एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था तथा उससे शादी करने की योजना बना रहा था। इसके माता पिता भी, लड़की के माता पिता भी उससे शादी करने को इच्छुक थे, लेकिन गहराई से पूछताछ करने पर इसकी असलियत खुल गई तथा इसका असली नाम तथा धर्म का पता होने पर वादी की तहरीर पर थाना मेरठी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। हाँ, ये नोमान अंसारी पुत्र कासिम अंसारी थाना कसिया जनपद कुशीनगर का निवासी है। पिछले 4 महीने में गड़िया और अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र से दबंगई का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव तिगरिया में भोड़ में दबंगों ने सतेराम नामक व्यक्ति के घर में घुसकर न सिर्फ पथराव किया बल्कि सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। पीड़ित सतेराम का आरोप है कि उसके घर के सामने दबंगों ने बजरी और ईंटें रख दी थी, जिससे निकालना जो है वो मुश्किल हो गया और जब उसने रास्ता खाली करने को कहा तो दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने गजरौला थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि अगर रास्ता नहीं खुला तो वह पलायन करेगा। सतेराम ने बताया कि पहले भी झूठे आरोप में उसे फंसाने की कोशिश की गई थी, जबकि जांच में मामला स्वाभाविक मौत निकला। आरोपियों पर भाजपा नेता होने का भी दावा करने का आरोप है।
और आज हम बात करें एक ऐसे राष्ट्रीय आयोजन की जो न सिर्फ युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करता है बल्कि उन्हें देश और दुनिया के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी देता है। हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की, जिसकी भव्य शुरुआत हुई है बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर भागलपुर में। भागलपुर के सैंड स्टेडियम में अंडर 19 तीरंदाजी प्रतियोगिता के साथ इस प्रतिष्ठित आयोजन का रंगारंग शुभारंभ हुआ। देश भर से आए युवा खिलाड़ी इस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारी और उत्साह के साथ पहुंचे, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। यह आयोजन युवाओं के सपनों को उड़ान देने का प्रतीक बन चुका है। आइए आपको ले चलते हैं सीधा भागलपुर, जहां कोने कोने में खेल, जोश और ऊर्जा की झलक देखने को मिल रही है। भागलपुर के स्टेडियम मैदान में जैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत हुई, वहां मौजूद हर व्यक्ति रोमांच और गर्व से भर उठा। अंडर 19 तीरंदाजी मुकाबले के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार बिहार के 5 जिलों भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को सौंपी गई। इन जिलों में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत का कहना है कि देश भर से आए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। उनके रहने, सुरक्षा और प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। पहले तो जितने भी खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनका मैं भागलपुर में स्वागत करता हूँ और उनको अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उनके स्वागत के लिए, आवासन के लिए और अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है। हमारे डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश निकाल के जो भी क्रिया स्थल है, जहाँ पे भी उनका आवासन स्थल है, सब जगह पे मजिस्ट्रेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे भी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, वही यहाँ सभी लोगों की फिजिकल चेकिंग करके ही यहाँ पे ला रहे हैं। तो व्यापक प्रबंध किया गया है सुरक्षा का भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आयोजन है वो काफी सफल ढंग से किया जाएगा और भागलपुर को पूरे भारत में स्पोर्ट्स के मैप पे एक नया पहचान दिलाएगा। बता दें कि खिलाड़ियों के साथ साथ आम जनता में भी इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों के बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक हर कोई प्रतियोगिताएं देखने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंच रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी का कहना है कि हमने सभी प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया और हर कोई बहुत उत्साहित है। मैं भागलपुर के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने परिवार और बच्चों के साथ इन खेलों को देखने जरूर आए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भागलपुर राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। सभी 2025 का आयोजन भागलपुर में हो रहा है और तीरंदाजी का शुरू होने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों का बहुत बेहतर तरीके से स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं यहाँ की व्यवस्था को देख करके, और सभी के कोच सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। भागलपुर के वासियों से आग्रह करता हूँ खेल को देखने, बच्चों को भी दिखाएं। नहीं, चलिए, ये तो मेरे टीम के लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक है और मैंने अपनी टीम को ये रखा है और आपने उनको ट्रेन करके रखा है। बेस्ट कर सकते हैं, सारी बेस्ट सुविधाओं को अपने नई पहचान कायम। इससे खिलाड़ियों के भी खिलाड़ियों में काफी उत्साह रहेगा और करके लोगों से उद्घाटन समारोह में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, खान पान और आवास की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो राज्य को खेल जगत में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य के युवाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सुदृढ़ हो रही है। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करेगा और बिहार को एक मजबूत खेल परंपरा वाला राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। और वहीं तमिलनाडु के
तिरुनेलवेली जिले में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां पापनासम स्वामी मंदिर में पूरे 20 साल के बाद महाकुंभाभिषेक का आयोजन किया गया और इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर पुण्य का लाभ लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण, महाअभिषेक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे पापनासम मंदिर और यहाँ आस्था और परंपरा का जो अद्वितीय संगम है, इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। तिरुनेलवेली के पापनासम स्वामी मंदिर में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। पूरे 20 साल के बाद जब महाकुंभाभिषेक आयोजित हुआ तो मंदिर की प्राचीन दीवारों पर फिर से आस्था की गूंज सुनाई दी। मंदिर में विशेष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल, दूध, दही, शहद और पवित्र जल से भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया। परंपराओं के मुताबिक इस महाकुंभाभिषेक के आयोजन से मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत किया जाता है। आपको बता दें कि इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। वहीं महाकुंभाभिषेक के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भक्ति, संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं से जुड़े प्रदर्शन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में घूमकर दर्शन किए और भगवान पापनासम से सुख शांति की प्रार्थना की। तो पापनासम मंदिर का ये आयोजन न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। वर्षों बाद आयोजित ये महाकुंभाभिषेक श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 टीवी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।